Welcome to all. Dr. Mayank Kumar Singh. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 5, lecture 22, and the topic which will be covered today is a structure, policy and principle of commercial bank. पिछली क्लास में हमने ये देखा कि what is the meaning of a commercial bank and what is the function of a commercial bank. Function of commercial bank में हमने दो तरह के फंक्शन देखे. The first is a primary function and second is a secondary function. Primary function में हमने देखा basically कि the bank is a accept deposit and give the loan. Secondary function में हमने देखा कि how the credit creation, the trading facilitation as well as the general utility service are the mostly secondary function of a bank. लेकिन आज की स्लाइड में, आज के लेक्चर में जो हम जानने का प्रयास करेंगे वो होगा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, sources of fund of a commercial bank, policies and the principle of a commercial bank. पॉलिसी एंड प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल बैंक के बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ कमर्शियल बैंक. देन वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. कमर्शियल बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उसे विश्व के करीब करीब सारे देशों में देखेंगे तो जो कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर होता है वो दो भागों में बंटता है. पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक. शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो जिनकी शेड्यूलिंग उस देश के सेंट्रल बैंक के एक्ट के साथ होती है, और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो शेड्यूल्स क्रिएटेड नहीं होते सेंट्रल बैंक से. जैसे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जो बैंक एक्ट के शेड्यूल्स लिस्ट में आते हैं, और जो नॉन शेड्यूल है वो उनके शेड्यूल लिस्ट में नहीं आते. लेकिन दोनों कमर्शियल बैंक के फंक्शन के साथ रहते हैं, इसलिए उन्हें कमर्शियल बैंक ही कहा जाता है. शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही हम, चूंकि ये सेंट्रल बैंक के शेड्यूल लिस्ट में होते हैं, उन्हीं की निगरानी में होते हैं. दे आर द रेगुलेटरी एंड द फर्स्ट ऑफ द मेन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अ मनी मार्केट. तो इसमें तीन तरह के बैंक्स हो सकते हैं. पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो IDBI, ICICI, दे आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक. सेकेंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दे आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सरकार का इनका होल्डअप होता है, इनके शेयर्स, इनके प्रॉफिट सरकार के साथ बांटे जाते हैं, जैसे SBIs एंड इस सब्सिडरी. अदर नेशनलाइज्ड बैंक में जैसे पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, जस्ट लाइक अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. फॉरेन सेक्टर बैंक्स इज ऑल्सो अ न्यू फीचर ऑफ अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक. क्योंकि बहुत सारे देशों में अब फॉरेन सेक्टर्स बैंक को भी अलाउ हो गया है, और फाइनेंशियल सर्विस के लिए वो भी अब एक तरीके के मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशन है. अगर भारत की बात करें तो इन इंडिया देयर इज अ 25 फॉरेन सेक्टर्स बैंक्स आर एक्टिवेटेड इन अ नाउ डेज एज पर एज अ RBI डेटा. अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कमर्शियल बैंक का देखें तो कमर्शियल बैंक जो है वो चार तरीके का हो सकता है. चार तरीके के इसमें कमर्शियल बैंक के ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं. पहले जो बैंक के जो तरीका है, जो कमर्शियल बैंक का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनिट बैंकिंग सिस्टम हो सकता है. यूनिट बैंकिंग refers to a single, usually very small bank that provides financial services to its local community. Typically, a unit bank is a independent and operates without any connecting banks or branches in an area. However, not all unit banks are independent. यूनिट बैंकिंग को हम हिंदी में इकाई बैंकिंग कह सकते हैं. भारत में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है. इकाई बैंकिंग का मतलब होता है कि उस बैंक की कोई और शाखा नहीं होती. द सिंगल यूनिट एंड द सिंगल ऑफिस बैंक हम इसे कह सकते हैं. इनके सारे ऑफिसेस, इनके सारे कार्यक्रम, इनके सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी एक ही शाखा और एक ही जगह से गवर्न होते हैं. इन्हें हम यूनिट बैंक कहते हैं. ये उस देश के सेंट्रल बैंक से बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट होता है. इन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और चूँकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है तो वहाँ हर राज्यों में, हर शहरों में इस तरह के यूनिट बैंकिंग सिस्टम आपको देखने को मिल सकते हैं. लेकिन भारत में यूनिट बैंकिंग सिस्टम प्रचलन में नहीं पाया जाता. यूनिट बैंकिंग सिस्टम का जो मेन मेरिट है वो है इफ़िशिएंट वर्किंग. चूँकि इनकी कोई शाखा नहीं होती, इनके कोई प्रकार नहीं होते, इनकी कोई और यूनिट नहीं होती, इनके कोई और ऑफिसेज नहीं होते, इनके सारे काम एक ही बिल्डिंग्स में या एक ही जगह होते हैं,
इसलिए इनके जो काम करने का जो पैटर्न होता है वो बहुत इफ़िशिएंट होता है। दे वर्क एट द इफ़िशिएंट नेचर, क्योंकि सारे लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए इनके कार्य करने की जो कुशलता है, इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो इनका फंक्शनल इशू होता है वो बहुत ही इफ़िशिएंट होता है। पर्सनल रिलेशन, दिस इज़ अ सेकेंड मेरिट। चूँकि ये एक ही जगह में बेस्ड होते हैं, इसलिए इनका आसपास के लोगों से, जो इनके कस्टमर्स होते हैं, उनसे इनके पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं। इसलिए जो सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिट बैंक में बहुत ही अच्छे से गवर्न हो सकता है और समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई शाखा नहीं होती, इसमें जो लोग होते हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होता, और जो इसमें जो लोग अपने डिपॉजिट करने आते हैं या जो फाइनेंशियल सर्विस इसमें अवेल करते हैं, चूँकि वो रोज़ उसी बैंक की शाखा में आते हैं, इसलिए उनका एक तरीके से पर्सनल रिलेशन बन जाता है, जिससे उनको काम करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। जो तीसरी सबसे बड़ी मेरिट है वो है क्विक डिसीज़न। इनके डिसीज़न भी क्विक होते हैं। इनके डिसीज़न क्विक होते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, जो डिसीज़न मेकिंग हायरार्की है, वो एक ही ब्रांच में होती है। चाहे सारा सिस्टम, सारी हायरार्की एक ही ब्रांच में होती है, तो अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई होती है, तो इनको निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे ब्रांच या किसी दूसरे ऑफिस की या किसी दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डूइंग अ जॉब वेरी वेल एंड टेक अ डिसीज़न क्विकली for any type of problem or any type of such as loan activity or a financial activity. Another is a less irregularities, चूँकि एक ही ब्रांच होती है, एक ही जगह पर ये एक्टिव रहते हैं, तो इनमें जो रेगुलरिटीज़ हैं वो बहुत ही प्रॉम्प्ट होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनमें हर तरह की नियमितता पाई जाती है, इसमें किसी भी तरह के इन लोगों में अनियमितता नहीं पाई जाती। लोकल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चूँकि ये लोकल इस्टेब्लिश्ड होते हैं, ये उसी जगह पे काम करते हैं, इनकी कोई और ब्रांचेस नहीं, देयर इज़ नो एनी यूनिट्स अनदर। तो ये जो वहाँ की जो लोकल फंड्स होते हैं उसको ये यूटिलाइज़ करते हैं, बेहतर तरीके से उसको डिपॉज़िट करते हैं, उसी इलाके में लोन प्रोवाइड करते हैं, वहीं से ये डिपॉज़िट लेते हैं और वहीं के लोगों को ये प्रोडक्टिव लोन देते हैं। तो जो लोकल जो फंड्स होते हैं उनका ये बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं। लेस डिसइकोनॉमीज़, इनकी जो पैमाने की मितव्ययिता है वो भी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा, इनके काम में बहुत दायरा नहीं होता, इनका काम बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि यूनिट बैंकिंग है, इनकी एक सीमित शाखा होती है, ये एक ही जगह पे ऑपरेट करते हैं, एक ही जगह से ऑपरेट करते हैं, इसलिए इनकी पैमाने की मितव्ययिता भी होती है, ये कम खर्च करते हैं, ये ज़्यादा खर्चीले इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होते। प्रिवेंशन ऑफ द मोनोपोली एंड एडवांस फ्रॉम द ब्रांच बैंकिंग, दे आर द अनदर मेरिट्स। प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली का मतलब ये है, चूँकि ये यूनिट बैंक होते हैं, इनकी एक ही शाखा होती है, तो मार्केट में ये मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में इनकी एक ही शाखा है, ये अपने शाखा को ऑपरेट करते हैं, तो इस तरीके से ये मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम पर मोनोपोली एक्टिव नहीं करा सकते। ये एक हेल्दी कंपटीशन के साथ रहते हैं, लेकिन ये मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो एडवांटेज फ्रॉम द ब्रांच बैंकिंग, लेकिन ब्रांच बैंकिंग को भी ये लाभ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ब्रांच बैंकिंग की कोई शाखा वहाँ नहीं है, तो उस यूनिट बैंकिंग से वो अपने को ऑपरेट करती है, यूनिट बैंकिंग के थ्रू अपने वो काम करती है। तो दीज आर द मेरिट। बट ऐसा नहीं है कि यूनिट बैंकिंग में सिर्फ मेरिट्स ही हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स ऑफ अ यूनिट बैंकिंग इज कि द लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव। चूँकि ये यूनिट बैंकिंग होती हैं, वो उसी जगह के लोग उन्हें डिपॉजिट करते हैं। अगर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस रिजर्व नहीं है या बहुत ज़्यादा उनकी इनकम नहीं है, तो उस बैंक की जो रिसोर्सेज होती हैं वो भी बहुत थोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर पाते, तो दे हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज एज वेल एज अनडाइवर्सिफाइड सर्विस। इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो भी बहुत डाइवर्सिफाई नहीं होती। दे हैव नॉट अ नंबर ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल गुड्स एंड द सर्विसेज। इनके पास बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज की नहीं होती। इनके पास बहुत ही थोड़े, बहुत ही कम दायरों की सर्विसेज होती हैं, उसके अलावा ये कोई सर्विस नहीं दे पाते। डिपेंडेंसी ऑफ रेमिटेंस ऑफ फंड, अगर फंड को एक जगह से दूसरे जगह पे अगर इनको पहुंचाना है तो इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है टू द ब्रांच बैंकिंग और अनदर यूनिट बैंकिंग। ये अपने फंड को अगर कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए इन्हें हमेशा दूसरे एजेंसीज या दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज पे डिपेंड करना होता है। बैकवर्ड एरियाज़, ये डिमेरिट्स है बैकवर्ड एरियाज़ में यूनिट बैंक नहीं होते, क्योंकि यूनिट बैंक हमेशा प्रॉस्परस सिटीज़ या प्रॉस्परस एरिया में होते हैं, तो बैकवर्ड एरिया में नहीं रहते, तो बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड ही बने रहते हैं, उनका कोई भी
डाइवर्सिटीफाइड एंड द यूनिट बैंकिंग से कोई डेवलपमेंट प्रोसेस उनका नहीं हो पाता, एंड लैक ऑफ फंड मोबिलिटी, और जो इनके फंड होते हैं, जो एक्सेस फंड होते हैं, वो मोबिलिटी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें सीमित दायरे में ही लोन और एडवांस की एक्टिविटी वो करते हैं, तो अपने एक्सेस फंड को बहुत ज़्यादा मोबिलिटी भी नहीं करा पाते। तो दीज आर द यूनिट बैंक्स मेरिट्स एंड द डिमेरिट। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कमर्शियल बैंक का, वो है ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग दुनिया के तमाम देशों में पाया जाता है। भारत में ब्रांच बैंकिंग ही है जो समुचित अवस्था और पूरे स्वरूप में समझा और देखा जा सकता है। जैसे भारत में SBI एंड सब्सिडरीज एंड द अदर कमर्शियल बैंक है, जिनके हेडक्वार्टर एक बड़े शहरों में होते हैं, पूरे देश में इनकी शाखाएं फैली होती हैं। तो ब्रांच बैंकिंग इज एन ट्रेडिशनल बैंकिंग मॉडल वेयर अ बैंक ऑपरेट्स मल्टीपल ब्रांचेस एंड द ऑफिसेज away from its main headquarters. Branch banking aims to make banking services more accessible to the general public by covering a wider geographical area. माने ब्रांच बैंकिंग एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बैंक का एक हेडक्वार्टर हुआ जो किसी भी बड़े शहर में होता है और पूरे देश में इनकी शाखाएं जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से फैली होती हैं। ये गांव में भी इनकी शाखाएं होती हैं और शहरों में भी इनकी शाखाएं होती हैं। तो दिस नोन एज द ब्रांचेस एंड द इज नोन एज अ ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग की जो सबसे बड़ी मेरिट है वो है लार्ज स्केल ऑपरेशन। चूंकि इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनका जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है, वो एक शहर में सीमित न होकर पूरे जोग्राफिकल एरिया में फैला होता है, इसलिए इनका जो ऑपरेशनल इकोनॉमिक ऑपरेशनल एरिया है वो लार्ज स्केल में होता है। बड़े एरिया में अपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी को ये अंजाम दे पाते हैं। मोबिलिटी ऑफ फंड, क्योंकि ब्रांच बैंकिंग एक शहर में ही नहीं पूरे जोग्राफिकल एरिया में फैला होता है, पूरे देश में फैला होता है, तो इनकी फंड की मोबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से होती है जो यूनिट बैंकिंग में नहीं होती। अगर किसी बैंक में अगर एक्सेस, किसी बैंक के किसी ब्रांच में अगर एक्सेस रिजर्व है तो वहाँ से दूसरे बैंक के ब्रांच में भी अगर ज़रूरत है, डिमांड है फंड की, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में वो फंड को मोबिलिटी प्रदान कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके से ब्रांच बैंकिंग में जो फंड की, एक्सेस फंड की जो मोबिलिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो जाती है। रेमिटेंस सर्विसेज भी बेटर होती हैं यदि इनको फंड को एक जगह से एक शाखा, जैसे मान लिया कि यू जस्ट ट्रांसफ़र योर फंड फ्रॉम सिटी A टू सिटी B, जस्ट गो टू द बैंक and just take a banker's check and go to deposited the branch of the same bank in a city B, और आपका पैसा बैंक A, शहर A के बैंक से दूसरे उसी बैंक के ब्रांच में शहर B में आराम से पहुंच गया। तो रिमिटेंस के लिए इनको किसी भी दूसरे इंटरमीडिएटरीज या दूसरे किसी वे या प्रोसेस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। दे आर द इंडिपेंडेंटली रेमिटेंस ऑफ द फंड्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये फंड को प्रॉपर यूटिलाइज भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव अ वैरायटी ऑफ द हायरार्कीज। इनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो कुशल होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के ऊपर रीजनल मैनेजर्स होते हैं, जो इतने कुशल होते हैं जिनके पास फंड की पूरी जानकारी होती है और इनको ये भी पता होता है कि इनका पोर्टफोलियो बैलेंस कैसा होगा, इनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी होगी, तो ये फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन, इनके ऑपरेशन भी डाइवर्सिफाई होते हैं। इनके पास देयर आर अ नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ द फाइनेंशियल गुड्स एंड द सर्विसेज। इनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, ये कई तरह के लोन दे सकते हैं, ये कई तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं जो यूनिट बैंक में नहीं होता। जैसे मान लिया कि एक यूनिट बैंक की शाखा एक ऐसी जगह पर है जहाँ जो पहाड़ों पर है, तो वहाँ पर अगर कोई मोटरसाइकिल के लिए कोई अगर लोन लेने जाएगा तो बैंक के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंस मोड ऑफ ट्रेवलिंग इन अ माउंटेन एरिया। वैसे ही यहाँ ऐसी बात नहीं होती। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन है, ये एक शहर से दूसरे शहर, ये पूरे देश में फैले होते हैं, तो जहाँ जिस तरीके के फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है ये वो प्रदान कर लेते हैं। एंड इफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल, और सेंट्रल बैंक का भी इन पर कंट्रोल इफेक्टिव होता है। मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे अच्छा जो गवर्न करना और कंट्रोल करने की जो ताकत है वो ब्रांच बैंकिंग में ही होती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक जस्ट इंस्ट्रक्ट टू द हेडक्वार्टर, वो सिर्फ हेडक्वार्टर को इंस्ट्रक्ट कर देती है, एंड द हेडक्वार्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो अप द रेगुलेशन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू ऑल ओवर द ब्रांचेज इन ऑल ओवर द एरिया। सेंट्रल बैंक एक नियम बना के उस हेडक्वार्टर को मूव कर देती है और उस हेडक्वार्टर का काम है अपने सारे इकाई बैंकिंग पे, अपने सारे ब्रांचेस पे वो नियम को फॉलो कराना। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो ब्रांच बैंकिंग हैव आल्सो सम डिमेरिट्स। पहला, ब्यूरोक्रेसीज,
कभी कभी इनमें ब्यूरोक्रेसीज का गुण आ जाता है। दे हैव हेरारकीज इन अ डिसीजन मेकिंग में इनमें हेरारकीज होती हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेसी की डिमेरिट्स इनमें होती है। मोनोपोली बैंकिंग, कभी कभी पूरे देश में या उस पर्टिकुलर स्टेट्स या उस पर्टिकुलर सिटी में इनकी मोनोपोली हो जाती है, कोई और बैंक में या कोई और बैंक की क्रेडिबिलिटी लोगों के पास नहीं होती, लोगों के पास किसी और बैंक को लेके कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, उनकी साख उस पर्टिकुलर बैंक में अगर बन गई तो बैंक एक तरीके से मोनोपोली स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेता है और अपने हिसाब से वो फाइनेंशियल एक्टिविटी रन कर सकता है। रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब कि बैंक सिर्फ उन्हीं एरियाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है जहाँ पर उसके ज़्यादा लोन एक्टिव होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट आ रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर वो कम ध्यान देते हैं जहाँ से डिपॉजिट नहीं आते, जहाँ से लोन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो रीजनल इम्बैलेंसेस के लिए भी ब्रांच बैंकिंग जिम्मेदार हो जाते हैं। अनहेल्दी कंपटीशन, ये अपने आप को सुपीरियर करने के लिए, अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो फॉर द हायर प्रॉफिट दे यूज द अनहेल्दी कंपटीशन प्रैक्टिसेस ऑल्सो। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ अ ब्रांच बैंकिंग। अगला जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है ग्रुप बैंकिंग। ग्रुप बैंकिंग, अ बैंक ग्रुप स्ट्रक्चर इज अ बैंकिंग arrangement where a bank holding companies owns multiple affiliated bank. The individual banks in a group banking structure can be unit banks, banks with branches, or a combination of both. Group banking का मतलब यह है कि they are the moderate feature of a group banking and a one step forward of a unit banking. ये यूनिट बैंक से एक ऊपर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और ब्रांच बैंकिंग से एक नीचे स्टेप का ये एक बैंकिंग स्ट्रक्चर है। इसमें कोई कंपनी या कोई एक पर्टिकुलर बैंक एक या दो या उससे ज़्यादा बैंकों को मिला के एक ग्रुप बैंकिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर लेता है, या तो 2-3 यूनिट बैंकिंग को मिला के या एक बैंक के 2-3 शाखाओं को मिला के एक ग्रुप बैंकिंग बन सकती है। भारत में ग्रुप बैंकिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका कनाडा जैसे बड़े देशों में ग्रुप बैंकिंग काफ़ी प्रचलन में है। ग्रुप बैंकिंग के अगर मेरिट की बात करें तो पहला पुलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्स को पुल कर लेते हैं। यदि एक शाखा बैंक के एक यूनिट में अगर इनके पास रिसोर्स है एंड जस्ट देयर इन अ नीड इन अ ब्रांच बी, तो जस्ट पूल द रिसोर्स फ्रॉम ए टू बी ब्रांच। इफिशियंट, they are the efficient to run their financial and the economical and the banking services. they have the efficient, क्योंकि इसमें बैंक होते हैं, इसमें कारपोरेट हाउस भी हो सकते हैं, तो वो इफ़िशियंट होते हैं अपने बैंकिंग ऑपरेशन के लिए। हेल्दी कंपटीशन, इनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। दे आर द नंबर ऑफ द ग्रुप्स बैंकिंग इन्वॉल्व टू इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, तो इनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन इन्वॉल्व हो सकता है। एंड लार्ज कैश नॉट नीडेड, इसके लिए इनके पास बहुत बड़ा कॉर्पस हो तभी ये बैंकिंग कर पाएंगे, ये भी नहीं है। ये थोड़े कॉर्पस में भी अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करा सकते हैं। डिमेरिट्स, चैन रिएक्शन, अगर मान लिया उस बैंक के किसी एक शाखा में अगर मान लिया कोई क्रेडिबिलिटी लॉस हो गई, अगर कस्टमर में किसी तरह का रोष आ गया या किसी तरीके का गुस्सा आ गया, तो उसका प्रभाव उनके दूसरे यूनिट में भी पड़ जाता है, तो दिस इज अ चैन रिएक्शन। मोनोपोली कंपटीशन, अगर ग्रुप बैंकिंग है तो इसका मतलब दे हैव मोर देन 1 ब्रांचेस, तो मोनोपोली कंपटीशन भी क्रिएट हो सकता है। एंड डाइवर्जन ऑफ फंड, ये फंड को डाइवर्जन भी कर सकते हैं। ये चूँकि इसमें बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बिजनेसमैन फर्म्स भी होते हैं, तो अगर अपने ये चाहे फंड को तो ये लोन न देके अपने बिजनेस एक्टिविटी में भी यूज़ कर लेते हैं, तो डाइवर्जन ऑफ द फंड भी होता है। तो दीज आर द डिमेरिट्स। जो चौथा बड़ा स्ट्रक्चर है कमर्शियल बैंक का वो है मिक्स्ड बैंकिंग का। मिक्स्ड बैंकिंग का जो फीचर है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो जनरली यूरोप के देशों में देखा जाता है। जर्मनी, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऐसी सब जगहों में हम मिक्स्ड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मिक्स्ड बैंकिंग स्ट्रक्चर इज अ बैंकिंग सिस्टम दैट अलाउ कमर्शियल बैंक to perform both commercial and the investment banking activity. Mixed banking का मतलब है कि commercial bank are generally involved in a short run loan to the businessman, लेकिन अगर ये लॉन्ग रन लोन्स भी अगर देने लगे तो ऐसे बैंकिंग स्ट्रक्चर को हम मिक्स बैंकिंग का भी नाम दे सकते हैं। तो यूरोप के देशों में जो बैंकिंग होती है उन्हें हम मिक्स्ड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे गिव टू द लोन एज अ कमर्शियल, एज अ शॉर्ट रन पर्पज एज वेल एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज ऑल्सो। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन घरानों को भी लॉन्ग रन लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। जो इसकी मेरिट है वो ये है कि प्रोवाइड इनिशियल कैपिटल,
ये इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। किसी को भी अगर कैपिटल की ज़रूरत है बिजनेसमैन को टू रन देयर बिजनेसेस, बट वो लोन कहीं और से उसे नहीं मिल रहा है, तो जस्ट गो टू द मिक्स्ड बैंकिंग एंड आस्क फॉर द लोन एंड दे प्रोवाइड द लोन। तो इनिशियल कैपिटल अगर किसी बिजनेसमैन को चाहिए तो मिक्स्ड बैंकिंग से ले सकता है। अंडर राइट शेयर्स एंड द बेंचर्स, ये बेंचर्स और शेयर को मार्गेज रख के भी आपको लोन दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करता है, तो ये शेयर और बेंचर्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है। हायर प्रॉफिट, चूँकि ये बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स को भी लोन देता है, इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर रखता है एंड द रिजल्टेंट टू कलेक्ट द हायर प्रॉफिट। हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चूँकि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लोन दे सकता है, इसलिए ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प करता है। एंड एडवाइजेस टू द कस्टमर, और ये कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए बिजनेस आइडियाज़ भी दे सकता है, ये अपने कस्टमरों को एडवाइस भी कर सकता है। तो दीज आर द मेरिट्स। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो अगेंस्ट लिक्विडिटी प्रिंसिपल, ये लिक्विडिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग जो सिस्टम है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे काम करती है। इनके पास लिक्विडिटी रहनी चाहिए जो गिव टू द लिक्विडिटी टू द डिपॉजिटर्स, जो इनके डिपॉजिटर्स होते हैं उनके मांगने पर ये उनको लिक्विडिटी दे सकें, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी इनके साथ होती है, तो अपने एक्सेस रिजर्व को ये लंबे समय तक लोन पे दे देते हैं, जिससे इनका लिक्विडिटी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, इनकी लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। हैवी लॉसेस, अगर रिकवरी नहीं होती, अगर रिकवरी नहीं हुई, अगर बिजनेसमैन ने लोन देने से मना कर दिया या दे डिले टू रीपे द लोन, तो इनको बहुत हैवी लॉसेस उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोन देने के लिए ये हैवी अमाउंट में लोन दे देते हैं। अगर वो लोन रीपे नहीं होता तो दे बियर द हैवी लॉसेस एंड फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इनमें फियर होता है कि ये कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अदर बिजनेसमैन इज रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिजनेसमैन को छोटे अमाउंट में कैपिटल चाहिए भी नहीं, कभी कभी उन्हें इफ़ दे हैव द बिग इंडस्ट्री तो उन्हें हैवी अमाउंट में लोन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक ओवर इन्वेस्टमेंट कर देती है तो लूज ऑफ लिक्विडिटी एज वेल एज टू फियर ऑफ द लॉस और एज वेल एज टू नॉट गिव द प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द डिपॉजिटर। तो ऐसी स्थिति में दीज आर द डिमेरिट्स। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि देयर इज़ अ 4 टाइप ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज़ अ यूनिट बैंकिंग, सेकेंड इज़ अ ब्रांच बैंकिंग, एज वेल एज अ मिक्स्ड बैंकिंग एंड द ग्रुप बैंकिंग। अब अगर हम डेवलपमेंट में, अगर हम बैंक की बात करें कि बैंक का रोल क्या है डेवलपमेंट में, तो मोबिलाइजेशन, सेविंग एंड कैपिटल फार्मूलेशन। बैंक का जो सबसे बड़ा रोल है वो है सेविंग और कैपिटल फार्मूलेशन। बैंक लोगों के अंदर एक सेविंग हैबिट क्रिएट करती है। लोग अपना सरप्लस अमाउंट बैंकों में रखते हैं एंड बैंक उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे कैपिटल फार्मेशन होता है। तो बैंक्स द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इन अ डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी टू मोबिलाइज द सेविंग एंड क्रिएट द कैपिटल, हेल्प इन अ कैपिटल फार्मूलेशन। फाइनेंसिंग इंडस्ट्री को फाइनेंस भी करता है, बिजनेसमैन, ट्रेड यूनियंस को भी ये फाइनेंसिंग का काम करते हैं, ये उन्हें पैसा देते हैं, लोन एंड एडवांस प्रोवाइड करते हैं। दे गिव द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देते हैं, जिससे उस देश की इंडस्ट्री और व्यापार का विकास होता है। फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है कि द कमर्शियल बैंक इज ओनली टू गिव द लोन द ट्रेड यूनियंस, द बिजनेसमैन, द इन्वेस्टर्स, दे ऑल्सो गिव द लोन टू द रूरल एरियाज, वो रूरल एरियाज में भी लोन्स देते हैं। ये एग्रीकल्चर फार्मर्स को भी लोन देते हैं, जिससे दे आल्सो रन टू देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी एज वेल एज दे फाइनेंसिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल जनरेटिंग एक्टिविटी पर भी लोन देते हैं। ये कई सारे एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर भारत की बात करें तो मुद्रा योजना जैसे, कौशल विकास योजना जैसे चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन देते हैं। फाइनेंशियल कंज्यूमर सर्विस, ये कंज्यूमर सर्विस को भी फाइनेंस करते हैं, बिल पे करते हैं टू परचेज एंड द सेल ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ अ कस्टमर। हेल्प इन मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी को भी हेल्प करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के रेगुलेशन का एक बड़ा जिम्मा कमर्शियल बैंक के पास होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी व्हेन द सेंट्रल बैंक इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिकल मॉनेटरी वेरिएबल्स इन अ इकोनॉमी। अगर हम प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़ की बात करें तो हम ये देख सकते हैं
कि बैंक जो होती है वो एक प्रॉफिट अर्निंग संस्था है जो डिपॉजिट लेके लोन देके पैसा कमाती है। तो एक पोर्टफोलियो बैलेंस होता है, तो एक पोर्टफोलियो बैलेंस का एक उनको पैसा जमा करने के लिए उनके पास एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए उनके पास एक पोर्टफोलियो पॉलिसी होती है कि अपने वो पैसे को अपने एक्सेस रिजर्व से जो वो चीज़ें लेते हैं, जो बॉन्ड्स लेते हैं, जो सिक्योरिटीज़ लेते हैं, वो किस तरीके से लें। तो अगर हम ये समझने का प्रयास करें तो हम ये देख सकते हैं कि मान लिया दिस इज़ अ कैश एंड दिस इज़ अ सिक्योरिटीज़, ये सिक्योरिटीज़ हैं, तो दीज आर द पोर्टफोलियो बैलेंस लाइन। अगर सिक्योरिटी का पार्ट OA है तो कैश का पार्ट OB होगा, और अगर मान लिया कि कैश को बैंक बढ़ा के OC कर दे तो पोर्टफोलियो उसका कम होके OD हो जाएगा, जो सिक्योरिटी है पोर्टफोलियो बैलेंस में वो OD हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो बैलेंस के लिए 4 प्रिंसिपल एंड 4 पॉलिसीज फॉलो होती है। पहला, द रियल बिल्स डॉक्ट्रिन, ये कहता है कि बैंक को हमेशा सेल्फ लिक्विडेट प्रोडक्टिव लोन्स देना चाहिए। द शिफ्टेबिलिटी थ्योरी, जो शिफ्टेबिलिटी थ्योरी है वो ये कहता है कि बैंकों को हमेशा ऐसे चीज़ों में पैसा रखना चाहिए, ऐसी निवेश सूची, ऐसा पोर्टफोलियो बैलेंस बनाना चाहिए जिसमें मोबिलिटी हो, कैश को सिक्योरिटी में आसानी से बदला जा सके, सिक्योरिटी को आसानी से कैश में बदला जा सके। एंटिसिपेटेड इनकम थ्योरी, ये पोर्टफोलियो बैलेंस की पॉलिसी ये कहती है कि बैंकों को हमेशा कस्टमर के नेचर और उनको कैरेक्टर को देखते हुए लोन देना चाहिए और प्रॉपर मार्गेज के साथ प्रोडक्टिव लोन देना चाहिए जिससे बैंकों के पैसे को खोने की संभावना खत्म हो जाए। द लाइबिलिटीज मैनेजमेंट थ्योरी, लाइबिलिटीज मैनेजमेंट थ्योरी ये कहती है कि बैंकों को अपनी लाइबिलिटी माने जो कैश डिपॉजिट वो लेते हैं उसको मैनेज करके चलना चाहिए, और ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला, या तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, वो लोगों से डिपॉजिट लें, चाहे वो FD के रूप में लें, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट के रूप में लें, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट के रूप में लें, और साथ ही साथ या तो वो बारो कर सकते हैं दूसरे बैंक से अपनी ज़रूरत पड़ने पर। तो दीज आर द पॉलिसी ऑफ अ पोर्टफोलियो बैलेंस। अब वो पॉलिसी जो बैंक फॉलो करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि बैंक इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, तो जो पहली पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट की वो है अंडर द लिक्विडिटी, तरलता। तो बैंक हमेशा जब पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो करती है तो उसमें ये देखती है कि उसकी तरलता कितनी है और उसे कितनी तरलता की आवश्यकता है। जैसे मान लिया कि बैंक के पास जो डिपॉजिट होती है वो सारे पैसे को लिक्विड फॉर्म में नहीं रखती, एक्सेस रिजर्व को वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो बैंक अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो उसके पास टोटल एसेट्स होते हैं, जो टोटल एसेट्स को वो 2 भागों में रखती है, कैश इन हैंड फॉर द डेली एंड द ट्रांजेक्शन पर्पज एंड एक्सेस रिजर्व टू purchase the bill and the security of a foreign institution or a central government or a others business firms। तो ये लिक्विडिटी है ऑफ पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट की। सेफ्टी, बैंक जो इन्वेस्टमेंट करती है उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल भी होता है। क्यों? क्योंकि बैंकों को हमेशा 2 चीज़ों का भय लगा होता है। पहला, अगर मान लिया कि प्राइस बढ़ गई तो जो लोन अमाउंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा, इफ़ द लोनर, द कस्टमर जिसे उन्होंने लोन दिया है, जो डेप्टर है, वो उसको लोन न लौटाए, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA कहते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करती है कि दोनों जोखिम कम हो सके। डाइवर्सिटी, हमेशा वो डाइवर्सिटी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करे, उसे कई विभिन्न स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक ही स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टेबिलिटी, वो ऐसे फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करे जिसकी प्राइस में स्टेबिलिटी हो, उसकी प्राइस स्टेबल रहे, एक लंबे समय में उसकी प्राइस रहे, हमेशा कभी कम कभी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन न हो। तो दिस इज़ अ पॉलिसी एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ कमर्शियल बैंकिंग। अगर हम सोर्स ऑफ फंड की बात करें कमर्शियल बैंक में, तो कमर्शियल बैंक का जो पहला फंड होता है सोर्स का, वो होता है डिपॉजिट्स फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल एज अ फ्रॉम द बिजनेसमैन। सेकेंड इज़ अ रिजर्व फंड्स, उसके बाद कुछ रिजर्व फंड्स भी होते हैं जो उसके अर्निंग से बने, जो उसके प्रॉफिट के बाद उसकी जो कॉस्ट होती है फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज आर डेली एक्टिविटी के बाद जो बच जाता है, इट्स नोन एज अ रिजर्व फंड्स। रिटेन्ड अर्निंग, जो उनके बिल सिक्योरिटीज से जो रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं वो। शेयर होल्डर कैपिटल, वो जो शेयर होल्ड्स करते हैं उसके जो डिविडेंट होते हैं। एंड बारोइंग फ्रॉम द अदर्स बैंक्स, और जो दूसरे बैंक से जो पैसा कलेक्ट करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जो दूसरे बैंक से पैसा लेते हैं। रिजर्व फंड्स, रिटेन्स अर्निंग, शेयर होल्ड कैपिटल
एंड डिपॉजिट एंड बारोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, ये जो 5 तरीके के सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं, इसमें सम आर नोन एज अ लाइबिलिटीज एंड सम आर नोन एज अ असेट्स। तो आज के इस वीडियो से, आज के इस लेक्चर से हमने ये समझा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड द पॉलिसीज ऑफ अ कमर्शियल बैंक ऑन विच the bank is create the portfolio balance and just make a investment policy, as well as we just learned today ki what are the organization structure of commercial bank. Thank you.